नमस्कार बच्चों, मैं हूँ अर्चना चौधरी और आज हम सीखेंगे संधि। संधि का अर्थ, संधि की परिभाषा, संधि विच्छेद किसे कहते हैं, संधि और समास का अंतर सीखेंगे, संधि के भेद और स्वर संधि के भेदों में दीर्घ संधि को विस्तार से समझेंगे। तो शुरू करते हैं। संधि। बच्चों, संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़, क्योंकि संधि जो शब्द है वो दो शब्दों के मेल से बना है, सम जमा धी, और इसका अर्थ ही क्या होता है? मेल या जोड़। तो ये मेल या जोड़ कैसे होता है वो देखिए। परम जमा अवतार, इसमें हम मेल किसका करेंगे? पहले जो शब्द है उसके अंतिम वर्ण का और दूसरा जो शब्द है उसके पहले वर्ण का। तो इसमें परम अंतिम वर्ण है मैं क्या है? व्यंजन है। और इसको अब अलग करोगे तो इसमें से ए स्वर अलग हो जाएगा और अवतार में से ए आ जाएगा। ए और ए मिलकर बन जाएंगे आ। तो मैं व्यंजन में जब आ स्वर मिलेगा तो वो बन जाएगा माँ। तो इस प्रकार ये क्या बन गया? परमावतार। तो आपको समझ में आया कि किस प्रकार से संधि में मेल होता है, किसका? वर्णों का। अब इसकी परिभाषा देखिए। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। बच्चों, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो वर्ण हैं जिनका आप मेल कर रहे हो वो क्या होने चाहिए? निकटवर्ती। निकटवर्ती मतलब बिल्कुल पास पास होने चाहिए। कि निकटवर्ती कौन से वर्ण होंगे? पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। जैसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं, विद्या जमा आल्य। इसमें विद्या में अंतिम जो वर्ण है वो है आ और दूसरे जो शब्द है आल्य, इसका पहला वर्ण है आ। जब ये दोनों आ मिले तो ये बन गया आ। इस प्रकार से ये क्या बन गया? विद्यालय। उज्ज्वल देखिए, इसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण है तय और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है जय। जब ये दोनों मिले तो ये क्या बन गया? जय। तो अब आप समझ गए कि संधि क्या होती है? निकटवर्ती वर्णों का मेल। तो संधि विच्छेद देखिए। विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। अलग किसको? वर्णों को। और किस हिसाब से? संधि के नियमों के हिसाब से। इसकी परिभाषा क्या हुई? संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया को ही संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे इसमें देखेंगे, गुरु जमा उपदेश, ये क्या है? संधि विच्छेद। गुरु उपदेश क्या है? संधि। तो गुरु उपदेश का आपने नियम के हिसाब से इसको अलग कर दिया और ये बन गया गुरु जमा उपदेश। ये है संधि विच्छेद। बच्चों, कई बार परीक्षाओं में संधि और समास में अंतर पूछा जाता है। पहला है संधि वर्णों का मेल है और समास पदों का मेल है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, दो निकटवर्ती वर्ण जब मिलते हैं तो वो क्या बनता है? संधि। जबकि समास क्या होता है? पदों का मेल होता है। नीचे उदाहरण दिया है, राजकुमार। राजकुमार किससे बना है बच्चे? राजा और कुमार से। तो ये दोनों पद जब मिले तो इससे बना समास, राजकुमार। दूसरा देखिए, संधि का अर्थ होता है मेल और समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। बच्चों, संक्षिप्तीकरण का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। संक्षिप्त यानी छोटा करना। तो संधि तो आपने देखा कि वर्ण जब आपस में मिल जाते हैं तो वो संधि बन जाती है। और संक्षिप्तीकरण क्या होता है? जैसे राजा का कुमार में हमने क्या किया? का विभक्ति चिन्ह हटा दिया और उसको संक्षिप्त कर दिया, तो ये बन गया राजकुमार। संधि में वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया को विच्छेद कहते हैं। विच्छेद आपको पता है, अलग करना। और समास में अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। ये बच्चों ध्यान रखना है, संधि में विच्छेद होता है और समास में विग्रह होता है। विद्या जमा आल्य, वो क्या है? विच्छेद है। और राजा का कुमार क्या है? विग्रह है। चौथा देखिए, संधि में जिन शब्दों का मेल होता है उनका मूल अर्थ कभी नहीं बदलता। बच्चों, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण देखो,
विद्या जमा आल्य, विद्या का क्या अर्थ होता है? शिक्षा, और आल्य का होता है भवन। और जब आपने इसकी संधि कर दी तो उसका विद्यालय बना, और विद्यालय का अर्थ भी क्या होता है? शिक्षा का भवन। लेकिन समास में जिन शब्दों का मेल होता है उनका मूल अर्थ कभी सुरक्षित रहता है और कभी बदल भी सकता है। जैसे राजकुमार, आपने इसमें देखा राजा का कुमार, कुमार यानी बेटा, तो जब आपने इसका विग्रह किया राजा का बेटा और राजकुमार बनाया तो भी उसका क्या बना? राजा का बेटा। तो इसमें उसका मूल अर्थ नहीं बदला, परंतु चतुर्भुज, चतुर यानी चार, भुज यानी भुजाएं, इसका अर्थ तो क्या हुआ? चार भुजाएं। लेकिन ये किसका उदाहरण है? बहुव्रीहि समास का। और बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि चतुर्भुज जो शब्द है वो विष्णु जी के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका अर्थ बिल्कुल बदल गया। चार भुजाओं की जगह क्या हो गया? विष्णु जी। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से संधि में शब्दों का मूल अर्थ कभी नहीं बदलता, लेकिन समास में शब्दों का मूल अर्थ कभी बदल सकता है और कभी सुरक्षित भी रह सकता है। बच्चों, संधि के भेद कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम पहले समझेंगे स्वर संधि। जैसे नाम से स्पष्ट है, स्वर और संधि यानी मेल, यानी जिसमें स्वरों का मेल होता है वो क्या कहलाती है? स्वर संधि। तो परिभाषा देखिए, दो निकटवर्ती स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। संधि में कि निकटवर्ती वर्ण मिलते हैं, लेकिन स्वर संधि में क्या होता है? निकटवर्ती स्वर मिलते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे कवि जमा इंद्र, ये क्या बना? कविंद्र। इसमें पहला शब्द उसका अंतिम वर्ण देखिए, वो है वह जमा ई, क्योंकि वह में छोटी की मात्रा है तो वह व्यंजन है और उसमें से हम ई स्वर को अलग कर देंगे। और अगला है इंद्र का पहला स्वर कौन सा है? ई। तो दोनों ई मिलकर क्या बन गए? दीर्घ ई। वह में दीर्घ ई जुड़ गया तो वो बन गया वी। इस प्रकार से ये बन गया कविंद्र। स्वर संधि के 5 भेद होते। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। सबसे पहले हम लेंगे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर में जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दीर्घ, दीर्घ यानी बड़ा होना। परिभाषा के द्वारा इसे समझिए, सभी सजातीय स्वर मिलकर दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। सजातीय, सजातीय क्या होते हैं? एक ही जाति के। जैसे ए और आ, ये क्या है? सजातीय। ई और ई क्या है? सजातीय। ऊ और ऊ क्या है? सजातीय। जब ये दोनों सजातीय स्वर मिलते हैं तो वो दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। जैसे ए और ए करेंगे आर, और इसी प्रकार से ई और ई करेंगे ई, दीर्घ, और ऊ दीर्घ स्वर ऊ का निर्माण करेंगे। तो ये इसकी परिभाषा भी है और ये नियम भी है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए आ, ई ऊ री के बाद क्रमशः होता है बच्चों, क्रम के अनुसार ए आ, ई ऊ री आ जाए तो फिर क्रम से, यानी उसी क्रम के अनुसार ए और ए मिलकर बनेंगे आ, ई और ई मिलकर बनेंगे ई, और ऊ मिलकर बनेंगे ऊ, और री मिलकर बनेंगे री। इस प्रकार से आप दोनों में कोई भी परिभाषा दे सकते हैं, वो दोनों ही सही हैं। उदाहरण द्वारा देखिए, सत्य जमा आग्रह, इसका बना सत्याग्रह। कई बार परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि दीर्घ स्वर संधि के कोई 2 नियम बताइए और साथ में उनका उदाहरण भी बताएं। तो आपके लिए मैं स्पष्ट कर रही हूँ कि इसका पहला नियम है ए आ से मिलकर बनता है आ।
इसे और स्पष्ट करते हैं। ए के बाद अगर ए आए तो भी आ बनेगा, ए के बाद आ आए तो भी आ बनेगा, आ के बाद ए आए तो आ बनेगा, आ के बाद आ आए तो भी आ बनेगा। यानी ए के बाद चाहे ए आए चाहे आ आए वो क्या बनेगा, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर यानी आ। उदाहरण देखिए, परम जमा आत्मा, इसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण है मैं में से हम स्वर अलग कर देंगे तो वो मैं जमा ए हो गया। और आत्मा का पहला वर्ण देखिए आ, तो ए और आ मिलकर बन गया आ। और मैं व्यंजन में जब आ जुड़ा तो वो बन गया परमात्मा। तो आपको समझ में आ गया होगा इसका पहला नियम। अब दूसरा नियम देखिए, ई और ई के बाद अगर ई और दीर्घ ई आ जाए तो वो क्या बन जाता है, दीर्घ ई। इसे और स्पष्ट करेंगे, लघु ई के बाद लघु ई आए तो वो दीर्घ ई बन जाएगा। इसी प्रकार से लघु ई के बाद दीर्घ ई आए तो वो दीर्घ ई स्वर बन जाएगा। दीर्घ ई के बाद लघु ई आए तो वो दीर्घ ई बनेगा। और दोनों ही अगर दीर्घ ई आए तो भी दीर्घ ई स्वर बन जाएगा। उदाहरण, रवि जमा इंद्र, तो ये बना रविंद्र। बच्चों, पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखिए, वी है। वी में आप व्यंजन है और इसमें से आप स्वर अलग कर दें। वह जमा लघु ई, जमा लघु ई, तो दोनों लघु ई मिलकर क्या बने, दीर्घ ई। और जब वो वह व्यंजन में मिलेंगे तो वो क्या बन गया, वी। कौन सी, बड़ी, तो ये बन गया रविंद्र। इस प्रकार से आपको दूसरा नियम स्पष्ट हो गया। ऊ के बाद ऊ आए तो दीर्घ ऊ के बाद अगर दीर्घ ऊ आए तो भी दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ के बाद ऊ आए तो भी दीर्घ ऊ, और दोनों ही अगर दीर्घ ऊ हो तो फिर दीर्घ ऊ बन जाता है। उदाहरण द्वारा और देखिए, वधु जमा उत्सव बना वधुत्सु। पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखिए, ध में बड़ा ऊ यानी दीर्घ ऊ आपने अलग कर दिया और उत्सव में से हमने छोटा ऊ ले लिया, तो दीर्घ ऊ और लघु ऊ दोनों मिलकर बने दीर्घ ऊ। और ध व्यंजन में जब ऊ मिलेगा तो वो बन जाएगा धू, ये बन गया वधुत्सु। अब आपको स्पष्ट हो गया तीसरा नियम। चौथा देखिए, री के बाद री आए तो वो बनेगा री। बच्चों, ये ध्यान रखने योग्य है कि संस्कृत भाषा में री के बाद री आता है तो वो बनता है दीर्घ री, लेकिन हिंदी भाषा में दीर्घ री जैसा कोई भी वर्ण नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, री। तो री के बाद अगर री आता है तो वो सिर्फ क्या बनता है, री। उदाहरण द्वारा देखिए, पितृ जमा ऋण। आपको एक बात स्पष्ट कर दूं बच्चों, जिस वर्ण के नीचे जो वर्ण होता है तो नीचे वाला जो वर्ण होता है वो हमेशा पूरा होता है और ऊपर वाला जो वर्ण होता है वो हमेशा आधा होता है। तो इसमें त्रि में तय आधा है और री पूरा है। त्रि में से तय व्यंजन को अलग कर दिया और री अलग कर दिया, और इसमें ऋण में से हमने री ले लिया तो दोनों री मिलकर क्या बन गया, री। तय व्यंजन में जब री जुड़ेगा तो वो क्या बन जाएगा, पितृण। अब आपको चारों नियम अच्छे से स्पष्ट हो गए होंगे। कुछ और उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट करते हैं। जैसे मुनि जमा ईश। बच्चों, इसमें ई और ई वाला नियम लागू है तो ये बन गया मुनीश। परम जमा अर्थ, इसमें ए और ए वाला नियम लागू है तो ये बन गया परमार्थ। सिंधु जमा उर्मी, इसमें ऊ और ऊ वाला नियम लागू हुआ है तो ये हो गया सिंधुर्मी। मातृ जमा ऋण, री और री का नियम लागू हुआ है तो ये बन गया मातृण। नारी जमा इच्छा, इसमें ई और ई का नियम लागू है, ये बन गया नारीच्छा। मुख्य जमा अध्यापक, इसमें ए और ए का नियम लागू हुआ है तो ये बन गया मुख्य अध्यापक। अब आपको मैंने काफ़ी उदाहरण दे दिए और इनके द्वारा स्पष्ट भी कर दिया है। यहाँ हमारी दीर्घ स्वर संधि पूर्ण होती है। आगे हम करेंगे गुण और वृद्धि स्वर संधि। उसके लिए आपको मेरा अगला वीडियो देखना होगा। समास और अलंकार के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं,
वहाँ से आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाएंगे। धन्यवाद।